हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों से फीडबैक लेने के बाद और बहुत सारे बच्चों से उनके पेपर के एनालिसिस करने के बाद ये बात तो तय हो गई है कि इस बार एनटीए ने बहुत सारे बच्चों को शॉक देने का ठान लिया है, क्योंकि हर शिफ्ट में एनटीए के पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और मैथ्स और फिजिक्स बच्चों के लिए सबसे ज्यादा टफ साबित हो रही है। जब मैथ्स में एवरेज में सुनता आ रहा हूँ कि बच्चे 8 या 9 एवरेज बता रहा हूँ मैं, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, वहीं फिजिक्स के अंदर जो सेट पैटर्न पे चैप्टर से क्वेश्चन आया करते थे, उलट उसके रे ऑप्टिक्स और दूसरे चैप्टर सेमीकंडक्टर, इनसे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डिफरेंट एनटीए ने ले आया है। बट इन सब के बीच में खुशी की लहर जो दौड़ी है वो कहाँ के लिए दौड़ी है? वो दौड़ी है केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, कि केमिस्ट्री इजी से मॉडरेट आ रही है। बट खेल तो यहाँ पे भी हुआ है बच्चों के साथ, क्योंकि सेट चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी घटा के सारे चैप्टर से सेम वेटेज से क्वेश्चन डाल के एनटीए ने यहाँ पासा पलट दिया है। तो जिन भी बच्चों की कोर तैयारी होगी, अच्छे से उन्होंने सारे पढ़ा होगा, फॉर्मूलेज याद होंगे, उन्हीं का यहाँ पे तीर लगने वाला है। तो जो आने वाले सेशन में बच्चे हैं, प्लीज ध्यान से सुनो, प्लीज देखो इस वीडियो को, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको थोड़ा सा दिमाग में रखो। और अभी जो 1-2 दिन के अंदर आपके पास रिवीजन का मौका, उस रिवीजन में हर चैप्टर के फॉर्मूले ढंग से दिमाग में रख लो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड भी अगर क्वेश्चन आया तो आपसे हिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ 24 जैन की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी देरी के। तो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का अपन यहाँ पे पेपर डिस्कशन में लेते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है ये मेरे साथ रीड करिए कि इफ 10 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 10 मोल ऑफ Fe3O4, if 10 mole of Fe3O4 reacts according to Fe3O4 plus 4 carbon monoxide gives 4 CO2 plus 3 Fe, what is the weight of Fe produced? तो देखो, मैंने कहा सबसे पहले क्या करिए, आप रिएक्शन लिख लीजिए। आपने जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन लिख ली, आपको पता चल जाएगा बहुत सारी चीजें आपको करना क्या। तो जैसे ही आपने बेटा यहाँ रिएक्शन लिखी, तो सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूँ मेरे बच्चों को कि स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन मोल्स के टर्म्स में रिएक्शन क्या कह रही है वो लिख लो। तो आपको क्या पता चला कि 1 मोल Fe3O4 को 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड की जरूरत है, तब जाके 4 मोल CO2 और 3 मोल आयरन बनेगा। वेल एंड गुड। अब क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन डाटा है वो भी मोल के टर्म्स में, तो Fe3O4 के बोल रहा है 10 मोल्स। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की 10 मोल से रिएक्ट करेंगे तो बताओ हमारे Fe का कितना मास प्रोड्यूस होगा। अब आप खुद देखिए, Fe3O4 को, आयरन का जो ऑक्साइड है, उसको 4 टाइम्स ज्यादा क्वांटिटी में CO की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर 1 के बदले इसके 4 मोल की, तो 10 के बदले इसके 40 मोल्स। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है CO लेसर अमाउंट में, तो CO क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। बट बाय चांस अगर आपको नहीं आता लिमिट, ऐसे नहीं देख पा रहे, तो आप लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या कर सकते हो? गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 10 अपॉन 1, और यहाँ 10 अपॉन आपने 4 किया। तो जैसे ही आपने किया, आप देखा ये स्मॉलर वैल्यू, जो स्मॉलर होता है वही एलआर। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि एलआर के भरोसे ही प्रोडक्ट बनता है, सो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। अब क्या कहा जा रहा है कि 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड gives 3 मोल Fe। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 3/4 मोल Fe देगा, तो 10 मोल कितना देगा? 3/4 इंटू 10, दैट इज 7.5 मोल देगा। आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, मैथ्स इतनी तो है ही। अब हमें मास निकालना है, तो भैया क्या होता है? मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो गिवन मास कितना आ गया? 56 इंटू 7.5, मोल से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन आपके सामने है, तो यहां से हमारा मास 420 ग्राम आ गया। आया बच्चों समझ में? तो आई होप, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, इसका क्या आंसर है? 420 ग्राम आंसर है, आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग बट स्पॉन्टेनियस एट बॉइलिंग, फाइंड डेल्टा H एंड डेल्टा S। और हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों। अब देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पॉन्टेनियस एट बॉइलिंग, तो बॉइलिंग का मतलब क्या है? जैसे वाटर अपने लिक्विड फेज से वेपर में जा रहा है, आप ऐसा मान सकते हो। तो लिक्विड के अंदर आपको मालूम है, देखिए पार्टिकल इस तरीके से थोड़ा दूर दूर रहते हैं, और गैस के अंदर पार्टिकल्स कंप्लीटली बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बहुत ज्यादा फार अवे हो जाएंगे। तो अगर मुझे यहाँ इनको ऐसे कन्वर्ट करना है, सो एनर्जी
मैं सिंपल सी बात बोलूं, क्या देनी पड़ेगी। और अगर एनर्जी देनी पड़ेगी, इट मींस दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक एंड हेयर डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन 0। सेकेंडली अगर मैं बात करूं बेटा, देखो आप यहाँ पे रैंडमनेस क्या हो रही है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। सो डेल्टा एस बी क्या होगा बेटा, यहाँ पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हमको ये देखना है कि अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो भाई स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमें क्या मालूम है, फॉर स्पॉन्टेनिटी, फॉर स्पॉन्टेनिटी हमको मालूम है डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। तो अगर मैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिखूं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और आप यहाँ पे डेल्टा एच की जगह पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव, और डेल्टा एस की जगह भी पॉजिटिव वैल्यू डाल देंगे। तो अब एक चीज देखिए बेटा, यहां से आंसर ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है और यहां से आंसर लेस देन 0 भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो डिपेंडिंग मुझे क्या देखना है, स्पॉन्टेनिटी। तो क्या, तो अगर मान लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन का जो मैग्नीट्यूड है, आपका टेम्परेचर हाई होगा, अगर मैग्नीट्यूड हाई है तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव हो गए, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है कि नहीं हो सकती है कि नहीं। तो एट हायर टेम्परेचर आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो अगर स्पॉन्टेनिटी के लिए बात करें तो यहां से हमें क्या पता चला कि बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। आई होप बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन क्या करते हैं बच्चों, मूव करते हैं। तो चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर दिया हुआ है। और देखिए बेटा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो माफ करिएगा, ठीक है। तो हमें बोला है द केएसपी, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्रोमियम ट्राई hydroxide is 1.6 into 10 raised to the minus 30. The molar solubility of salt in water is 1.56 into 10 की पावर minus x. Then the value of x is. तो अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है भाई, हमारे जो आयंस की मोलर सॉल्युबिलिटी होती है उसी का प्रोडक्ट ही हमारा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है कि नहीं। अब मान लेते हैं जब मेरे पास टाइम 0 है, मेरे पास मेरा जो स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसकी मैंने मोलरिटी 1 मान ली और इनकी इनिशियली 0 0। अब हुआ क्या, कुछ इक्विलिब्रियम तक एस सॉल्युबिलिटी, एस मोलर मेरा जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो गया, तो लेफ्ट कितनी बची 1 माइनस एस, और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी एस और एस। अब हमें मालूम है सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाली चीज को क्या कर सकता हूँ, नजरअंदाज कर सकता हूँ मेरे एक्सप्रेशन में से। अच्छा, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसकी एस सॉल्युबिलिटी से एस, इसके 1 मोल से इसके 3 मोल्स बन रहे, तो इसकी एस का यहाँ पे बेटा आएगा 3s। तो अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू रख देता हूं, सो के एस पी इज इक्वल्स टू एस इंटू 3s का होल क्यूब, दैट इज 27 की पावर 27s की पावर 4 आ जाएगा। अब हमको KSP पता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 30 होता है, और ये हमारा 27s की पावर 4 के इक्वल है। तो अगर मैं इसकी साइड चेंज कर देता हूं तो यहां से s की पावर 4 1.6 10 की पावर माइनस 30 अपॉन 27 आ जाएगा। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैथ्स करनी है। अब देखो, अगर s की पावर 4 है तो मैं अगर यहाँ पे क्यूब रूट लगा देता हूँ या टेट्रा रूट जैसे ही यहाँ पे लगेगा, तो 10 की पावर अगर 4 के मल्टीपल में होगी तो स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई होकर बाहर आ जाएगी। तो उसकी 10 की पावर को 4 का मल्टीपल बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, मैं 1.6, मैं अगर मान लीजिए इस पॉइंट को बताता हूं, नीचे क्या आ जाएगा 10, एक और ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इट विल बिकम 160, और वो 10 की पावर माइनस 30 बन जाएगी माइनस 32 अपॉन 27, और मैंने यहां से वो हटा दिया तो पावर हो गई 1/4। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, 160 में स्प्लिट कर देता हूं तो 160 बाय 27 की पावर 1/4 इंटू 10 की पावर माइनस 32 की पावर 1/4। तो यहां से 160 बाय 27 की होल पावर 1/4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आया। और हमें क्या मालूम है, जो s की वैल्यू है सॉल्युबिलिटी वो 1.56 10 की पावर माइनस 6 है। तो जैसे ही मैंने कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग, तो मुझे
सॉरी ये माइनस एक्स है बेटा, जब पता ही होता तो पूछा क्या जाता। तो x की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई कि नहीं आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 8 आ गई। तो इस तरीके से देखो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एकदम देखो स्टेप्स फॉलो करनी, जो हमें बेसिक कोर में स्टेप्स पढ़ाई गई हैं, तो उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रैप आपको यहाँ पे फंस डाला गया है, जाल बिछाया गया है जहां बच्चे अक्सर फंस सकते हैं। थोड़ी सी उनकी कैलकुलेशन में थोड़े से दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया गया है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो अगर मैं फॉलोइंग रिएक्शन की बात करता हूं जो यहाँ हो रही है वो क्या हो रही है, Ag प्लस Fe प्लस 2 गिव्स Ag प्लस Fe प्लस 3, ये रिएक्शन हो रही है बेटा यहाँ पे। अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका Ag प्लस से जो आप Ag में ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपका ओवरऑल चार्ज बेटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल चार्ज आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और चार्ज डिक्रीज होना किसकी निशानी है, रिडक्शन की निशानी होती है, क्योंकि चार्ज जब भी डिक्रीज होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। और इस चार्ज एक से वन वैल्यू से चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा। वहीं Fe प्लस 2 की बात की जाए तो Fe से Fe प्लस 2 से प्लस 3 जा रहा है, तो यहाँ पर देखने को मिला चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज ऑक्सीडेशन की निशानी है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा ये ऑक्सीडेशन के लिए। तो कुल मिला के यस ये आपका एक दो हाफ सेल मिलके कंप्लीट मेरे हिसाब से एक गैल्वेनिक सेल बन रहा है। अब इस गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है, जिसको हम ई नॉट सेल कहते हैं, तो वो क्या होता है कि भाई ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। सो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट Ag प्लस से Ag माइनस ई नॉट, अच्छा जहां रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं अपन, कैथोड, ये भी मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। और जो ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होता है, एनोड। तो हमारे आयरन से जुड़ी वैल्यूज एनोड की होंगी और सिल्वर से भी जुड़ी क्या होंगी, कैथोड की। और यहाँ पर हमको क्या शो करना है, इसका रिडक्शन ही शो करना है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag का है उसकी जो वैल्यू है वो x आपको गिवन है, बट क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 के लिए कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। बट अब विदाउट इसकी वैल्यू हम ई नॉट से निकाल भी नहीं सकेंगे, तो यहाँ पे ट्रैप यही है कि सबसे पहले इसको ढूंढिए। अब आपको अगर मान लीजिए तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूं थोड़ा सा, अगर अपन ध्यान दें तो जो मेरी रिएक्शन है, जो मेरा आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, आप ध्यान देंगे अगर तो वो ऐसा हो रहा है कि Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 में कन्वर्जन हो रहा है बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई मेरी मेन रिएक्शन। इसका अगर मुझे ई नॉट Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 पता चल जाए तो इसकी वैल्यू को रिवर्स कर दूंगा, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बट ये मुझे डायरेक्टली रिएक्शन इस फॉर्म में तो दी नहीं है, मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है कि Fe प्लस 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो Fe में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेट्स से 1, ये कितना दिया है, 5 वोल्ट दिया है। और Fe प्लस 3 अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Fe बना लेता है तो इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो कितना दिया है, Z वोल्ट। अब अगर बेटा आप ध्यान दोगे यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट साइड में Fe प्लस 3 चाहिए, कहाँ चाहिए मुझे, प्रोडक्ट साइड में Fe प्लस 3। अब अगर प्रोडक्ट साइड में Fe प्लस 3 मुझको चाहिए तो होगा क्या, उसके लिए मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस रिएक्शन को थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे ही रिवर्स करोगे तो E02 की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। जस्ट अ सेकंड बच्चों, मेरे ख्याल से अटक गया है, मैं इसको चालू कर रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट, ओके स्टार्ट हो गया, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वन नोट खुलेगा थोड़ा सा, इसीलिए कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है, इसलिए ऑफलाइन इज द बेस्ट।
आप मेरे सामने रहते हो। चलो चलो चलो, टाइम लैप्स को हटा दिया। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं बेटा तो क्या होगा, इसका E02 की वैल्यू है Z। अब मुझे आंसर चाहिए Fe+2 से Fe+3। अगर मैं इस रिएक्शन को, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है, तो रिवर्स जैसे ही करूंगा तो इट विल बी लाइक Fe। तो मैं रिवर्स करके यहीं पे लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। Fe gives Fe+3 and it loses 3 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो E02 है, जो वैल्यू प्लस Z थी, ये बन जाएगी माइनस Z। क्या बन जाएगी? माइनस Z बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? इज दैट क्लियर? बोलो, कोई डाउट किसी भी तरीके से? वेरी गुड। अब अगर आप दोनों रिएक्शन को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। दोनों रिएक्शन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको Fe+2 गिव्स Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। बट जिस तरीके से आपने रिएक्शन को ऐड किया, आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल की वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमने कहा अच्छा, अगर इनको ऐड नहीं कर सकते, बट इनकी जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है उसको हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दिस इज माइनस N1 F E01 एंड दिस विल बी माइनस N2 F E02, और इस रिएक्शन का डेल्टा G0 माइनस NF E0 होगा। तो रिएक्शन को हम जिस तरीके से ऐड करते हैं, तो जो हमारी रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो जिस तरीके से अचीव होती है, तो जो गिवन रिएक्शन है उसके डेल्टा G0 भी उसी तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। इट मींस जो रिक्वायर्ड रिएक्शन का डेल्टा G0 होगा वो डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 के इक्वल होगा। माइनस NFE0 इज इक्वल्स टू माइनस N1FE01 प्लस माइनस N2FE02। ठीक है, तो देखो अगर मैं माइनस एफ कॉमन ले लूं तो माइनस माइनस एफ, यहां से माइनस एफ कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहां क्या बचेगा, E0 इज इक्वल टू N1 E10 प्लस N2 E02 अपॉन N बनेगा। तो अगर आप N1 की वैल्यू देखोगे तो N1 की वैल्यू कितनी है, 2। N1 की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो कितनी, N2 की वैल्यू कितनी है, 3 है कि नहीं है? कितनी है बेटा, 3 है। और n की वैल्यू कितनी है, 1 है कि नहीं है? तो यहां पर अगर देखा जाएगा तो इट विल बी व्हाट, 2y। क्या हो जाएगा, 2y प्लस माइनस 3z अपॉन 1। तो ये एक तरीके से यहां से E0 कितना आ गया बेटा, 2y माइनस 3z। अब ये जो E0 है ये आपका Fe+2 से Fe+3 का है, बट मुझे चाहिए किसके लिए, मुझे चाहिए E0 Fe+3 से Fe+2 के लिए। तो इसको जैसे ही अपोजिट करेंगे सो इट विल बी 3z माइनस 2y। तो अब अगर मुझे E0 सेल निकालना है सो ये क्या होगा, E0 Ag प्लस से Ag, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है, ये होगा मेरा। तो यहाँ पे वैल्यू x माइनस 3z माइनस 2y आएगी। सो इट विल बी x प्लस 2y माइनस 3z। ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ये क्या है, लेंदी है। तो x प्लस 2y माइनस 3z, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है, किस तरीके से दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मर्ज करके बनाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी था, इसीलिए मैं कह रहा था कि इस बार थोड़ा सा एनटीए ने हर चैप्टर से पूछा और आपसे देखो कोर पूछा है। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट लेंदी है। उस कोर को आपको इम्प्लाई करना आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आया यहां तक समझ में? चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से पढ़ो। इन अ प्रोसेस pressure of the gas is directly proportional to temperature, then choose the correct option। अब हमें क्या मालूम है कि भाई प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भाई हमें क्या मालूम है कि प्रेशर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ये कंडीशन कब होती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, किसके, टेम्परेचर के। तो अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बिल्कुल प्रोसेस आइसोकोरिक होगी कि नहीं होगी? तो ये ऑप्शन क्या है, ट्रू। अच्छा, अगर आपका यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है
तो हमें क्या मालूम है, जो वर्क डन होता है वो माइनस बी डीवी के इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे डीवी ही जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। दूसरी चीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा कि नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा टी। तो ए बी सी आर करेक्ट, तीनों हमारे क्या होंगे बेटा, करेक्ट होंगे। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इज ड्यू टू, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, तो ऑक्सीजन O2 की एटॉमिसिटी 2 है एंड सल्फर की एटॉमिसिटी 8 है। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी जो 2 है, तो वहां दोनों एटम डबल बॉन्ड से हैं। वहीं सल्फर क्राउन शेप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्राउन शेप में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन और इसके रिस्पेक्ट में हमें लार्ज जंप इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। आ गई बात समझ में कि नहीं आए बच्चों, पक्की बात, तो इसका आंसर एटॉमिसिटी होगा। चलिए आगे बढ़े। अब वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा अगर आप ढंग से देखोगे, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी होगी, तो हमें क्लियर दे रखा है कि सीरियम+4 से, अगर सीरियम+3 में, पहली बात तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर किसी को पूछा है, इसका मतलब उसकी करंट वर्किंग रिडक्शन होगी, जो रिडक्शन करेगा वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर क्रोमियम सीरियम अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि इसकी प्रायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो ये तुरंत अपने आप को सीरियम+3 में कन्वर्ट कर लेता है, और इसका जो E0 होता है इसके लिए वो +1.71 वोल्ट होता है। तो पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ये कन्वर्जन फेवरेबल है बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा C+4, एनसीईआरटी में गिवन लाइन है ये। आप रीड करोगे लेंथेनॉइड्स वाले पार्ट को, तो आपको क्लियरली उसके ऑक्सीडेशन वाले पार्ट जैसे आप खोलोगे, जैसे ही आप 4F एलिमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे, लेंथेनॉइड्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो जब उसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो पैराग्राफ दे रखा है उसके अंदर क्लियरली ये लाइन मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम MnO2 द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन MnO2 रिएक्ट विद KOH। अब आपको बेसिकली ये हमारी पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रिपरेशन, एनसीईआरटी देखो ये प्रिपरेशन है भाई। अगर हम बात करते हैं, जब भी पोटेशियम पर मैग्नेट पढ़ा होगा तो आपने वहां उसकी प्रिपरेशंस पढ़ी होंगी, और यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन में बोला जाता है कि अगर पायरोलासाइट ओर को एल्कली हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो हमारा क्या बनता है, पोटेशियम मैंगनीड बनता है। सबसे पहले K2MnO4 बन के यहाँ पर बेटा क्या होता है, तैयार होता है। आ गई बात समझ में। तो सबसे प्रिपरेशन स्टेप 1 ही है प्रिपरेशन की, अगर आप ढंग से देखी होगी तो यही आपका आंसर है K2MnO4। सीधा देखो, फटाफट देखो, बस इनऑर्गेनिक का यही फायदा, आपको पता है तो चीजें आपको तुरंत स्ट्राइक करती हैं। एनसीईआरटी एकदम एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, which of the following complex produces 2 moles of AgCl PPT in the presence of excess of AgNO3 solution। अब हमें ये मालूम है कि भाई 2 moles of AgCl बन रहे हैं, तो भाई हमारे पास अगर कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है, तो इसके बाहर अगर 2 moles of Cl2 होंगे, तभी यहां से 2 moles AgCl एज अ प्रेसिपिटेट बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर आप सारे ऑप्शन को देखोगे, तो इन सारे ऑप्शन में जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कोबाल्ट का, और कोबाल्ट अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कोबाल्ट जब भी अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है बेटा। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखोगे, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करने के लिए चारों वाटर मॉलिक्यूल आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होनी चाहिए, और उसके साथ 2 क्लोरीन। तो क्लोरीन डब्बे के बाहर तो एक ही बचा, क्लोरीन बेटा डब्बे के बाहर तो एक ही बचा। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट, ओहो फिर से हट गया क्या, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्लोरीन डब्बे के बाहर तो क्या बचा बच्चों, एक ही बचेगा। अगर एक ही बचेगा तो वहां से 2 मोल AgCl बन ही नहीं सकता। यहां पर अगर देखेंगे बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन में अगर कोबाल्ट देखोगे
NH3 पांचों अमोनिया को अमाइन को अंदर रख दोगे, एक क्लोरीन को जैसे अंदर रखा तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 है वो सेटिस्फाई होगी, तो ऑटोमेटिकली 2 क्लोरीन बाहर बचे। 2 क्लोरीन के बाहर होने का मतलब जब भी इसको ट्रीट करोगे AgNO3 सॉल्यूशन के साथ तो 2 मोल AgCl फट से बन जाएंगे। तो आंसर बी आ गया कि नहीं आ गया? आंसर बी आ गया। कोई डाउट बच्चों किसी भी तरीके से? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। वेरी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रैक्टिस में पेपर डिस्कशन में है। तो क्या बोल रहे हैं? H2O NH3 H2O in H2O, NH3 and CH4 ऑल एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल अगर मैं बात करूं H2O की बात करता हूं तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बेटा 2 बॉन्ड बनाए, सर पे 2 लोन पेयर है, तो नॉर्मल सी बात है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, वैल्यू 4 आ रही है, यस sp3। NH3 की अगर मैं बात करूं तो यस 3 हाइड्रोजन को 3 सिंगल बॉन्ड से जोड़ रखा है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर 4 अगेन sp3। और CH4 की बात करें तो टेट्राहेड्रल शेप के साथ यहाँ पे चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 4 अगेन sp3। तो यस ऑल सेंट्रल एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये तो है। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, अब देखो अगर आपका सेंट्रल एटम सेम तरीके के मॉलिक्यूल सेम एटम से सराउंडिंग एटम से आपका कन्फाइंड है तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो CH4 का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इसी वजह से सबसे कम होगा। NH3 की बात करें तो लोन पेयर 3 हाइड्रोजन, अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन ज्यादा, तो आपके डाइपोल्स का मूवमेंट, और लोन पेयर हमेशा मॉलिक्यूल से बाहर की तरफ डाइपोल शो करता है, तो ओवरऑल अगर रिजल्टिंग डाइपोल देखूंगा तो वो ऐड होंगे चारों और एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब वाटर की बात करें तो वाटर में भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट ऑक्सीजन के सर पे बेटा 2 लोन पेयर है और दोनों लोन पेयर से बाहर की तरफ डाइपोल जाएंगे, तो चारों डाइपोल यहाँ पर ऐड होकर अगेन रिजल्टेंट सेम। तो कंफ्यूजन हो जाती है NH3 और H2O में, बट क्योंकि बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर 2 लोन पेयर है इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो अगेन CH4 से ज्यादा NH3 का, NH3 से ज्यादा H2O का, इसका मतलब ये बी भी ट्रू है। अब उसके बाद C क्या कह रहा है? NH3 इन H2O, मतलब अगर मैं NH3 को पानी में डाल देता हूं तो उसका बेसिक नेचर है, तो मैंने कहा NH3 को जैसे ही पानी में डाला तो यस NH4 प्लस प्लस OH माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो NH3 इन वाटर इज अ बेसिक नेचर। अब बेस कौन होता है भाई? जो H प्लस को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, तो यस इसने H प्लस को क्या किया? एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? ठीक है, कॉमा NH3 and H2O आर ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा बेटा तो भाई H2O हमारा H प्लस, भाई H2O तो क्या होता है? H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, तो H2O क्या होता है बेटा? एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। तो NH3 and H2O इज बेसिक इन नेचर, यस वेरी गुड, ट्रू है इस बात का। NH3 and H2O आर ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस रेस्पेक्टिवली। तो अगर रेस्पेक्टिवली पूछा है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछा है बेटा, तो H2O यहां पर H प्लस क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, तो यस ये इसके रेस्पेक्ट में तो एसिड है, तो यस ये भी आपका क्या होगा बेटा? ट्रू होगा। ये पॉइंट भी आपका क्या होगा? ट्रू होगा। अगेन फोर्थ क्या बोल रहा है? बॉन्ड एंगल ऑफ H2O NH3 and CH4, तो यस H2O का बॉन्ड एंगल 2 लोन पेयर सबसे कम होगा 104.5, NH3 पे 1 लोन पेयर है उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा CH4 में 0 लोन पेयर की वजह से तो D भी। तो अगेन यहाँ पे A B C D चारों वाले पॉइंट सही दे रखे हैं। तो आई होप बच्चों देखो अपन ने जितने भी फिजिकल इनऑर्गेनिक क्वेश्चन आपके 24 जन के फर्स्ट शिफ्ट में आए थे वो आपके सामने है। अगेन जैसा कि मैंने शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया था, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। देखो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो फटाफट से आपके सॉल्व हो गए। तो आने वाले शिफ्ट वाले बच्चों के लिए बोलूंगा एकदम पेशेंसली अपना रिवीजन करें, हार्ड एंड फास्ट कुछ ना करें, ठीक है, चीजों को ध्यान से रखें और एंड तक सारी चीजें देखने के लिए बच्चों को बिग थैंक यू। एंड अगेन मैं फिर से बोलूंगा, अगर कोई भी बच्चा अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है 1:1 के अंदर हमारा जो ऑनलाइन बैच मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और सिमिलरली जो बच्चे कोटा में हैं और वीडियो देख रहे हैं उनके लिए 1:1 में ऑफलाइन बैच भी है, और इसी के साथ साथ ग्रुप बैचेस में भी आपकी सेकेंड अटेम्प्ट का रिवीजन, आपकी कमियों को दूर करने का पूरी प्लानिंग हमने करके रख रखी है। तो
जितने भी बच्चे हैं उनसे नम्र निवेदन है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो, बिकॉज आपके शेयरिंग से ही वीडियो आगे बढ़ेगा। और इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, 24 जैन के जो बाकी शिफ्ट है, शाम वाली शिफ्ट थी उसको, और क्योंकि वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है तो 25 जैन की मॉर्निंग में भी जो शिफ्ट है उसके पेपर को भी हम अच्छे से डिस्कस करके एक वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जिससे उससे भी आगे आने वाले बच्चों को हेल्प मिले, उनको आइडिया लगे कि पेपर कैसा चल रहा है। और जो भी बच्चे हैं उनको अपने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए क्या बातें ध्यान रखनी है, और अगर उनको कोई कमी बेसी लग रही है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर दे चुके हैं वो अभी से उस चीज पे फोकस हो जाएं। और एट दी एंड एक बात जो मुझे कहनी थी कि एज अ स्टूडेंट आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अब मेंस के बाद तुरंत अपने बोर्ड्स पे फोकस होना है। और एक चीज बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि भाई बोर्ड्स में 75% अगर नहीं है तो आपके 2 साल की मेहनत खराब हो जाती है बच्चों। तो इन बचे हुए 20 डेज के अंदर हम लोग हमारा मास्टर बोर्ड प्रिपरेशन का भी एक प्लान लेके आए हैं, जिसके लिए भी आप कांटेक्ट करके आपकी बोर्ड प्रिपरेशन कैसे करनी है, लिखना कैसे, क्योंकि यहाँ अब लिखना सीखना है, लिखना कैसे है वो सब आप हमसे सीख सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर डिस्कशन के साथ।